हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू डी एस जी के टोल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ आज के करंट अफेयर लेके। तो दोस्तों, वीडियो कृपया पूरा देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उनमें शेयर करें। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपने करंट सेशन की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में शिवलिंग जंगल से 50 लाख वर्ष पुराना हाथी का जीवाश्म मिला है? दोस्तों, अब तक शायद ही कोई इस तरह का जीवाश्म मिला हो। ये 50 लाख वर्ष पुराना है और ये अपने आप में पूरे विश्व में अब तक का सबसे पुराना जीवाश्म है। और दोस्तों, ये कहाँ मिला है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है अपना ऑप्शन ए, सहारनपुर। तो दोस्तों, ये सहारनपुर में मिला है अभी जीवाश्म में। ये क्या मिला है एक्चुअली, इसमें हाथी का मतलब जबड़ा मिला है और इसकी जो जांच की गई है तो उससे पता चला है ये करीबन करीबन क्या है, 50 लाख वर्ष पुराना है। तो दोस्तों, सोचने वाली बात ये है, 50 लाख साल पहले भी हाथी होते थे। जीवन कितने उस लाख साल पूरा पहले से जीवन चला आ रहा है, धीरे 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 धीरे, और ये प्रक्रिया चलती ही जा रही है। अब दोस्तों, ये क्या क्या था, यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक टाइगर बन रहा है और इस जीवाश्म की जो पुष्टि की है दोस्तों वो किसने की है, वो है विद्या इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी, देहरादून। तो इसने दोस्तों इसकी पुष्टि की है। ये जो जबड़ा मिला है, इसकी जो कितने साल का पुराना है, इन्होंने ये मिला है और इन्होंने इसकी पुष्टि भी की है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों, बात उत्तर प्रदेश की है। थोड़ा थोड़ा दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है दोस्तों? लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं दोस्तों वो हैं आनंदीबेन पटेल, और यहाँ के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर, वो आदित्य योगीनाथ। लोकसभा सीटें हैं यहाँ पे 80, राज्यसभा सीटें हैं 31 और विधानसभा सीटें हैं 403। ठीक है दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले दोस्तों यूपी सरकार ने जियो टैग कम्युनिटी की शुरुआत की थी, और किसके साथ मिल की थी? गूगल के साथ मिलकर इन्होंने ये जियो टैग कम्युनिटी किचन की शुरुआत की थी। और दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले ही क्या था, वर्चुअल अदालत। यह वर्चुअल अदालत लगाने वाला भी इंडिया का पहला राज्य यूपी था, उत्तर प्रदेश। वर्चुअल अदालत में क्या है दोस्तों, इसमें जैसे कोई भी केस होती है तो उसकी सुनवाई क्या है, वीडियो कॉलिंग के थ्रू ऑनलाइन उसकी सुनवाई हो सकती थी। घर बैठे अपना जो भी मुजरिम है, जज हैं, सारे वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसकी सुनवाई कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, और कुछ टाइम पहले ही इन्होंने क्या किया था, एक जो तो 800 किलोमीटर का जो रोड बनाया था, उसके चारों तरफ क्या है, हर्बल रोड के नाम से वो फेमस है। वो क्यों फेमस? एक्चुअली दोस्तों, ये क्या है, जो ये रोड बनने वाला है इसके चारों तरफ हर्बल ट्रीज लगेंगे। हर्बल ट्रीज इन द सेंस, हर्बल ट्रीज का मतलब है वे पेड़ पौधे जो औषधि या किसी दवाई के रूप में यूज होते हों। जैसे एलोवेरा है, आंवला है, सिकाकाई है, अश्वगंधा है, इस तरह के वृक्ष लगेंगे जो नीम है, जिनका क्या है, दवाइयों में यूज होता हो। ठीक है दोस्तों, और अभी कुछ टाइम पहले यूपी सरकार ने क्या किया था, एक नोडल एजेंसी की स्थापना भी की थी। नोडल एजेंसी क्या थी एक्चुअली? ये एजेंसी क्या है, जो बाहर की कंपनियां हैं जो हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, एफडीआई करना चाहती हैं, तो उनके थ्रू क्या है, उन एजेंसियों को जो भी इससे रिलेटेड रिक्वायरमेंट होती है, जो कागज़ कार्रवाई होती है, उसको पूरा करने के लिए नोडल एजेंसी की स्थापना की है। यह एजेंसी क्या करेगी, यह जो एजेंसी है ये 15 दिन के अंदर सारी कागजी कार्रवाई पूरी करके दे देगी। ठीक है दोस्तों, और अभी क्या है दोस्तों, इन्होंने आरोग्य सेतु ऐप्स को भी अनिवार्य कर दिया था। तो यूपी सरकार ने दोस्तों क्या था कि जो भी इनके रेड अलर्ट एरिया हैं उसमें जितने भी लोग रहते हैं उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप से अनिवार्य कर दिया था। और कुछ टाइम पहले ही दोस्तों इन्होंने एक गौ हत्या अधिनियम में भी संशोधन किया था, उसको थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट किया था। उसमें क्या था कि 10 साल तक की सज़ा थी और 5 लाख तक का जुर्माना रखा गया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इतना हो गया हमारा यूपी से रिलेटेड। अब आते हैं दोस्तों मेरे क्वेश्चन में।
2 पे RIC ग्रुप की मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की ओर से कौन भाग लेने वाला है। तो दोस्तों इसमें कौन भाग लेने वाला, RCI का मतलब होता है दोस्तों रसिया, इंडिया और चाइना। ये 3 लोग मतलब 3 देशों का समूह है और इसकी भी बैठक होने वाली है 23 जून को। तो उसमें क्या है, उसमें भारत की ओर से कौन भाग लेने वाला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अपना ऑप्शन ए, एस जयशंकर। कौन है, वो हमारे विदेश मंत्री हैं, वो इसमें भाग लेंगे। बट ये जो मीटिंग होने वाली है दोस्तों, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू होगी, अर्थात वर्चुअल होगी। सबके सब अपनी जहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये मीटिंग होगी। और दोस्तों एक्चुअली क्या था, अभी जो चाइना और इंडिया में जो भी झड़प चल रही है, जिसमें भी हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे और 43 के करीब चाइना के हुए थे, तो उसी के लेकर क्या था, अभी जो हमारी इंडिया है उन्होंने साफ मना कर दिया था इस मीटिंग के लिए कि ये मीटिंग नहीं होने वाली है। बट क्या है, इस बार इसकी मेज़बानी कर रहा है रसिया। तो रसिया क्या है, रसिया के संबंध दोनों देशों से अच्छे हैं। इंडिया से, चाइना से बेटर संबंध है रसिया के और हमारे। तो है क्या कि रसिया ने क्या किया कि इंटरनल मतलब बैक साइड से क्या है, पहले इंडिया को फोर्स किया और फिर चाइना को। तो इसी को लेके अभी इंडिया थोड़ा सा राज़ी हो गया है चाइना के बोलने पर, तभी जाके ये मीटिंग हुई है। अदरवाइज़ इंडिया ने पहले तो साफ मना कर दिया था और इसके बारे में क्या थी, न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हो चुका था कि इंडिया इसमें भाग नहीं लेने वाला। और दोस्तों ये समिट होता है क्या है, एक्चुअली दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 2002 में। और यह मतलब एक तरह का प्लेटफॉर्म है जिसमें क्या है, सब सोचें मतलब जितने भी जो तीनों देश हैं वो अपनी बातचीत कर सके तथा किसी जो भी उनके आइडियाज़ हैं लेटेस्ट उसको शेयर कर सकें। और इसके समिट कब होता है दोस्तों, इसका समिट होता है जब G20 की जो बैठक होती है उसके बाद ही जस्ट इसका समिट भी होता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, अर्थात तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है दोस्तों 20 जून को। तो 20 जून को दोस्तों अपना जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 20 जून को यह दिन मनाया जाता है वर्ल्ड विश्व शरणार्थी दिवस। ठीक है दोस्तों, तो यह इस दिन मनाया जाता है। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है UN द्वारा, ये UN द्वारा मनाया जाता है। अब दोस्तों बात UN की, तो UN की जो यूनाइटेड नेशन, इसमें टोटल कितनी है, 193 कंट्रियाँ हैं। और इसकी स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को। और 24 अक्टूबर को दोस्तों यूनाइटेड नेशन डे भी मनाया जाता है। और इसके जो हेड है वो है एंटोनियो गुटेरस। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अभी जस्ट एंटोनियो गुटेरस ने ये बोला था कि पूरे विश्व के अंदर 7 लाख के करीब लोग रिफ्यूजी या शरणार्थी हैं। अगर दोस्तों ये रिफ्यूजी क्या होता है, एक्चुअली रिफ्यूजी वो होता है जो मतलब किसी तरह से जिनका मतलब यह है प्रस्थापन होता है। प्रस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। बट क्या है, उनको उस देश की नागरिकता नहीं मिलती। अब जैसे बहुत से लोग अभी जो ये थे, अभी कुछ टाइम पहले ये जो मुसलमानों के साथ जो म्यांमार में हुआ था, बौद्ध भिक्षुओं ने जो उनके साथ किया था, अब वो जैसे रेफ्यूजीज़ हैं, वो क्या है किसी देश के बॉर्डर पे पड़े रहते हैं, ना वो उधर से होते हैं ना इधर से होते हैं। और दोस्तों इनका जीवन बड़ा ही कष्टदायक होता है। तो उसी को प्रति मतलब लोगों को उजागर करने के लिए कि रिफ्यूजियों के लिए मतलब क्या कुछ किया जाता है, उसी के प्रति लोगों को उजागर के लिए UN या डे बनाया जाता है। और दोस्तों रिफ्यूजी को तो ये भी नहीं पता होता, बहुत से लोग पैदा ही रिफ्यूजी में होते हैं और मतलब लास्ट तक रिफ्यूजी रहते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता कि कमरे में खिड़की भी होती है नहीं, क्योंकि वो क्या होता है वहाँ पे टेंट लगा के रहते हैं। जो रिफ्यूजी होते हैं मोस्टली उनको बाकी चीज़ों की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में R&D पोर्टल सत्यभामा किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों सत्यभामा पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो दोस्तों ये पहले तो ये जान लीजिए सत्यभामा पोर्टल है क्या। एक्चुअली ये क्या है, और ये लॉन्च किया है दोस्तों हमारे केंद्रीय कोयला खान जो संसदीय मामलों के मंत्री हैं, कौन है, प्रहलाद जोशी। तो ऑप्शन राइट इसका है, ऑप्शन ए है दोस्तों इसका राइट आंसर। अब दोस्तों इसकी जो फुल फॉर्म बनती है सत्यभामा की, इसकी फुल फॉर्म बनती है दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। ठीक है दोस्तों, ये इसकी फुल फॉर्म बनती है। और दोस्तों ये किस चीज़ के लिए है, ये एक्चुअली दोस्तों मतलब क्या है, ये जो माइनिंग होती है
उन्हीं के जो कोयले की माइनिंग वगैरह होती है, तो उन्हीं को चीज़ों को प्रमोट करने के लिए यह लॉन्च किया गया। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में एटीएम मशीन किस रेलवे स्टेशन पर लगाई है? तो दोस्तों ये एटीएम मशीन क्या होती है? ATMA, तो इसकी दोस्तों फुल फॉर्म बनती है ऑटोमेटिक टिकट एंड चेकिंग एक्सेस मशीन। तो दोस्तों ये लगाई है अपना जो ए ऑप्शन है नागपुर, तो नागपुर रेलवे स्टेशन पे यह लगाई है। इस मशीन से क्या बेनिफिट होगा दोस्तों? इससे क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार जब आप रेलवे स्टेशन निकलती हो तो टीटी आपकी टिकट चेक करता है, मतलब आपको रोक लेगा और फिर आपकी टिकट चेक करेगा, अगर नहीं है तो पनिशमेंट करता है। अब ये मशीन क्या करेगी, ये जैसे ही आदमी निकलेगा वहाँ से, तो क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली मशीन, तो ऑटोमेटिक जो टिकट है वो चेक कर लेगा और उसको स्कैन कर लेगा कि हाँ ये कहाँ तक के लिए वैलिड है, क्या है। अगर कुछ डाउट होगा तो ये बता देगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या है, जो टीटी है उनका भी वर्कलोड बचेगा और जो एक्यूरेंसी है वो भी बनी रहती है। और दोस्तों ये किसने किया है? ये किया सेंट्रल रेलवे जोन ने यह लगाया है। और दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले ही आपको याद हो तो रेलवे ने अभी कैप्टन अर्जुन की भी, मतलब एक ये सेंट्रल रेलवे जोन में ये भी कैप्टन अर्जुन नाम का भी एक रोबोट लगाया था। वो क्या था, एक सेंसर था, जैसे वो टेम्परेचर नापता था, दूर से लोगों के टेम्परेचर देखता था। अगर कोई कोरोना वायरस है या जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको स्टेशन से बाहर निकाल देते हैं। ये क्या है, रोबोट लगा रखा है और दूसरी तरफ आदमी कंप्यूटर पे चेक कर रहा है कि हाँ क्या है। तो जैसे ही वो रोबोट स्कैनिंग करता है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा लगता है तो उसको आउट कर देता था। तो इसी तरह अपने जो, और दोस्तों फिलहाल हमारे जो रेलवे मिनिस्टर कौन है, वो है पीयूष गोयल। और दोस्तों अपने स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? वो थे जॉन मथाई। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महाशिवम नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये पोर्टल किस लिए लॉन्च किया है, पहले तो हम इसके बारे में जानते हैं। एक्चुअली ये पोर्टल दोस्तों इसलिए लॉन्च किया है ताकि लोगों को रोज़गार देने और जो कंपनी है उनको कुशल कारीगर प्रदान करने के लिए यह लॉन्च किया है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जो भी कंपनियां हैं उनको क्या होगा, एक्चुअली ये क्या है, जो प्रवासी मजदूर अपने वापस अपनी स्टेट के अंदर आते हैं तो उनका क्या है, बायोडाटा तैयार करते हैं जिसके अंदर उनकी क्वालिफिकेशन, किस चीज़ में एक्सपर्ट है, वो सब चीज़ें वो नोट करके रखते हैं। और जब कंपनियों में किसी से रिलेटेड कोई जॉब निकलती है तो क्या करते हैं, उसके प्रोफाइल से मैच के हिसाब से वो उनको यह प्रदान करेंगे इस योजना के तहत। अब दोस्तों बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई, सीएम है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अभी कुछ टाइम पहले ही दोस्तों यहाँ दीपांकर दत्ता, यहाँ के जो मुंबई के चीफ जस्टिस है वो बने हैं। अभी यहाँ पे दोस्तों संजय गांधी पार्क है, मुगमुल पार्क है, नवेगांवा नेशनल पार्क है, ये काफ़ी यहाँ के मतलब पार्क बहुत फेमस हैं। अभी कुछ टाइम पहले दोस्तों शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनसर्टेन हिस्ट्री ऑफ द प्राउड पीपल, तो दोस्तों जो शिवाजी थे, महाराजा शिवाजी, तो उन्हीं के बेस पे ये, महाराष्ट्र बेस पे ये मतलब बुक थी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों क्या है, और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने वाला यह इंडिया का पहला राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC ने 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार किस देश को दिया है? तो दोस्तों ये अधिकार किस देश को दिया है? तो ये दोस्तों अधिकार दिया है एशियन फुटबॉल। तो दोस्तों ये जो AFC है इसकी फुल फॉर्म बनती है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1974 को। हेडक्वार्टर का है कोलालमपुर मलेशिया के अंदर। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? सलमान बिन इब्राहिम खलीफा, यहाँ के ये प्रेसिडेंट हैं। तो दोस्तों अभी ये जो, इससे पहले क्या थी, इंडिया को 1979 में यह अधिकार मिला था और अब उसके बाद यह 2022 के अंदर यह जो मैच होंगे उसमें इंडिया इसकी मेजबानी करेगा। और दोस्तों अभी जो टोक्यो ओलंपिक होने वाले हैं वो टोक्यो में होंगे 2021 में, और जो एशियन गेम होने वाले हैं 2022 के वो दोस्तों होंगे चाइना में। तो
और जो एशियन पैरा यूथ ओलंपिक्स 2021 होने वाले हैं दोस्तों, वो होंगे बहरीन के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर। अब दोस्तों बात इंडिया की, तो इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली। यहाँ के जो पीएम है वो कौन है? अपने नरेंद्र मोदी जी। और यहाँ के जो हमारे प्रेसिडेंट है वो है रामनाथ कोविंद। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वो है राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री है एस जयशंकर, और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है वो है निर्मला सीतारमण, और जो हमारे गृह मंत्री हैं वो है अमित शाह जी, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं वो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। ठीक है दोस्तों, ये थे कुछ जो फेमस डिपार्टमेंट थे वो। अभी दोस्तों अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अपना ऑप्शन ए, उर्जित पटेल। तो दोस्तों उर्जित पटेल के बारे में एक्चुअली दोस्तों ये नीति संस्थान है NIPFP। तो दोस्तों इसकी जो फुल फॉर्म बनती है वो बनती है फाइनेंस एंड पॉलिसी, ये बोलते हैं दोस्तों इसकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? न्यू दिल्ली के अंदर। और इसके स्टार्टिंग का होती थी 1976 में। ठीक है दोस्तों, अब बात दोस्तों उर्जित पटेल की है। तो उर्जित पटेल का नाम आते ही आपको याद आना चाहिए कि ये हमारे गवर्नर थे, 24वें क्रम के गवर्नर थे। ठीक है दोस्तों, जब ये नोटबंदी हुई थी ना दोस्तों, उस टाइम गवर्नर यहीं थे, उर्जित पटेल जी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात जैसे इसमें मैंने आपको 2 ऑप्शन और देखे, रघुराम राजन, ये भी हमारे क्या थे? इससे पहले उर्जित पटेल जी से पहले थे, 23वें नंबर के ये थे। और दोस्तों एक है इसमें शशिकांत दास, ये क्या है? ये RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और दोस्तों RBI का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को RBI का फॉर्मेशन हुआ था। टोटल ये सारे क्या हैं दोस्तों? गवर्नर रह चुके हैं। और दोस्तों जो इन्होंने स्थान लिया है उर्जित पटेल ने, वो किसका स्थान लिया है? वो लिया है विजय कालेंकर का। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाल ही में ADB ने वित्तीय वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत अनुमानित किए? तो दोस्तों अभी आपको पता ही है कोरोना वायरस के चलते सब देशों की हालत या GDP बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, और इंडिया की तो माइनस में जा चुकी है। बाकी देशों की भी लगभग जा ही चुकी है, कुछ ही देशों की बात को छोड़ के। ये कोरोना वायरस ने क्या है दोस्तों, पूरे विश्व का बुरा मतलब एक तरीके से सारे जो बिजनेस धंधे हैं वो बिल्कुल ठप कर दिए। तो अभी क्या किया दोस्तों, ADB बैंक ने है वित्तीय वर्ष के लिए भारत के जो GDP फोरकास्ट की है वो की है 4%। ADB क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है और इसका फॉर्मेशन कब हुआ दोस्तों? इसका फॉर्मेशन था 19 दिसंबर 1966 को, और इसका हेडक्वार्टर मलीना फिलीपींस के अंदर। इसके हेड है मतासगु असागावा। ठीक है दोस्तों, इसमें टोटल मेंबर ऑफ कंट्रीज हैं वो 68। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल ही में भारत में कौन सी 150 बिलियन डॉलर की कंपनी बन गई है? तो दोस्तों ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है, और ये बनी है कौन दोस्तों? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, 150 बिलियन की, और इसके जो हेड कौन है दोस्तों? वो है मुकेश अंबानी जी। तो अपना जो राइट ऑप्शन है वो है दोस्तों ऑप्शन बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अभी दोस्तों आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्री जो मालिक है मुकेश अंबानी, उनको एक कंपनी है जियो, रिलायंस जियो। तो उसमें दोस्तों क्या है, अभी उसका शेयरों की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी गई है। रीज़न क्या है कि अभी उसमें टोटल 8 या 9 विदेशी कंपनियों ने अपने जो मतलब शेयर हैं वो उसके अंदर मतलब अपनी हिस्सेदारी उसके अंदर खरीदी है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी खरीदी वो खरीदी दोस्तों फेसबुक ने 9.9% की हिस्सेदारी, और 2 हिस्सेदारी खरीदी सिल्वर लेक ने, और भी को काफ़ी विदेश की कंपनियां, टोटल 9 या 10 कंपनियां हैं जिन्होंने अभी रिलायंस के अंदर अपने जो शेयर खरीदे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज आज का हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा आपको वीडियो पसंद आए, कृपया इस वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।